बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 443 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मैं किस किस्म की बातों में पढ़कर अपने जहन को उलझा रहा हूँ। मैं जितने ख़ास मिशन के लिए निकला हूँ उसका तकाज़ा तो यही है कि मैं हर तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने काज पर तवज्जो दूँ। मेरा काज दीगर तमाम मामला से ज़्यादा अहम है। मैं ये महसूस किए बिना ना रह सका कि ये ख्यालात मेरी मर्जी से जहन में नहीं आए, बल्कि इनकी तहरीक किसी और सम से है, और उस समत का तयन करने में भी मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जोखांग टेम्पल का चीफ लामा इस वक्त मेरे जहन से छेड़छाड़ कर रहा था। मैं एक खास जाविये से चौंके उसके बारे में सोच रहा था, लिहाजा वो नहीं चाहता था मैं इस डगर पर सोचता चला जाऊं। एक बात का मुझे यकीन हो गया कि चिंग फू दीगर मावराई उलूम के अलावा टेलीपैथी भी जानता था। मेरे ज़हन में डाले जाने वाले ख्यालात अगरचे चिंग फू के रहीने मितनत थे, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं भी उनसे इत्तफाक करता था। इसलिए जहन से हर किस्म की सोच को झटक कर मैं सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं तैयारे से निकलने के बाद ज़िंदगी के कौन कौन से हंगामों से मेरा वास्ता पड़ता। इसलिए अक्लमंदी का तकादा यही था कि जितना भी वक्त हाथ आ रहा है मैं उससे ज़्यादा नींद पूरी कर सकूँ। इस फैसले पर पहुँचते ही चंद लम्हात के बाद मैं गहरी नींद में डूब चुका था। मलेशिया एयरलाइंस के तैयारे ने मुकर्रर वक्त पर लैंडिंग की। मिस्टर हिराल्ड थॉमस मेरे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक अपार्टमेंट में ले आया। मज़कूरा अपार्टमेंट लंदन के पुरसुकून और पोश इलाके में वाक़ था। इस अपार्टमेंट में पहले से कोई मौजूद नहीं था। अंदर आने के बाद हिराल्ड थॉमस ने मुझे सीटिंग रूम में बिठाया और फ़ोन पर किसी से रब्ता करके उसे मुख्तलिफ किस्म की हिदायत देता रहा। इस काम से फारिग होने के बाद वो दूसरी तरफ मुतवज्जह हुआ। मिस्टर वैदान, उसने मुझे मेरे असल नाम से पुकारा। इस अपार्टमेंट में तुम्हें 7 से 8 घंटे गुजारना है। इसी दौरान में तुम्हें बहुत से काम करना होंगे। थोड़ी देर बाद असली यूसुफ अल-ज़ायरी अपनी गर्लफ्रेंड सूफिया के साथ यहाँ पहुँचने वाला है। तुम उन दोनों से गपशप करके अपने जहन में मौजूद उलझनों और सवालात को हल कर सकते हो। उसके बाद बेकअप का माहिर एक शख्स तुम्हें यूसुफ अल-ज़ायरी बनाएगा। वो शख्स मेरे लिए इंतहाई काबिल एतमाद है। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे तुम्हारे और असली यूसुफ अल-ज़ायरी के जुस्सों में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन खैर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूँगा। अलबत्ता जब तुम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं खुद तुम दोनों को सियाफ करने जाऊँगा। तुम्हारे जहन में अगर कोई उलझन हो तो बताओ। मिस्टर थॉमस, उलझन तो कोई नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सिर्फ इतना बता दें कि मेरे इस मिशन के दौरान में यूसुफ अल-ज़ायरी कहाँ रहेगा, यानी असली यूसुफ अल-ज़ायरी। शायद तुम्हें चीफ लामा ने बताया हो कि यूसुफ अल-ज़ायरी से मेरे गहरे दोस्ताना मरासम है। वो बड़े रसान से बोला तो मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। वो कुछ आगे बढ़ा। मैं यूसुफ अल-ज़ायरी से जो भी कहूँगा वो इनकार नहीं करेगा। तुम्हारे मिशन के दौरान में वो यहीं लंदन ही में क़याम करेगा। अलबत्ता मेरी ये कोशिश होगी कि वो मंज़िल आम पर आने की कम से कम कोशिश करे। उसे ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारना होगा। मैं तुम्हारे ज़हन में मौजूद खदशात को समझ रहा हूँ, इसलिए ये वजाहत कर दिया। अब तुम मुतमईन हो गए हो? मैंने जवाब में सर को इस बाती जुम्बश दी। वो मुतलका मामलात के बारे में मुझे छोटी बड़ी अहम बातें बताने लगा। उनमें से ज़्यादातर नुक्ते मेरे लिए नहायत ही मुफीद थे। हिराल्ड थॉमस की हरकतों सकनात में एक ख़ास किस्म की उजरत पाई जाती थी और अंदाज प्रोफेसर जैसा था। मैंने महसूस किया वो एक नफीस और वज़ेदार शख्स था। उसकी शख्सियत और दराज कामती ने मुझे बेहद मुतासर किया। वो हॉलीवुड के अदाकार शान कोनरी से बड़ी गहरी मुशाबत रखता था। मैं एक तरफ तो हिराल्ड थॉमस की बातों के जवाब में हूँ हाँ कर रहा था और उसके साथ ही दूसरी जानिब जिस्म से बाहर सांस रोकने की प्रैक्टिस भी जारी थी। चिंग फू ने मुझे एक ऐसा मुफीद नुक्ता बता दिया था कि मुझे उठते बैठते की एक तफरीही मसरूफियत हाथ आ गई थी और शुगर के इस काम में मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। हम बातों में मसरूफी थे कि एक शख्स उस अपार्टमेंट में पहुंचा। वो एक पिस्ता कामत और उम्र रसीदा शख्स था। हिराल्ड थॉमस ने उसका तारुफ कराते हुए मुझे बताया कि वो मिस्टर जोसेफ था और मुझे वैदान से यूसुफ अल-ज़ायरी बनाने आया था। बेकअप का माहिर जोसेफ एक खामोश, तबे और संजीदा शख्स था। जोसेफ की आमद पर हिराल्ड थॉमस सीटिंग रूम से उठकर अपार्टमेंट के किसी अंदरूनी कमरे की जानिब चला गया। ठीक 5 मिनट बाद वो एक छोटा सा ब्रीफ केस नुमाम बाग हाथों में उठाए दोबारा सीटिंग रूम में नमूदार हुआ। इसी दौरान में मेरे और जोसेफ के दरमियान एक जुमले का तबादला भी न हुआ। हम दोनों अपने अपने काम में मसरूफ रहे। मैं नहीं जानता था जोसेफ इस वक्त क्या सोच रहा होगा। अलबत्ता मेरा काम ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया था कि सांस रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहा हूँ। वैसे ये बंदा जोसेफ मुझे बड़ा अजीब लगा। जब थॉमस उसका तारुफ करा रहा था तो उस वक्त भी इस बंदा खुदा ने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ अदा करने की जहमत गवारा ना की थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूँ महसूस हुआ कहीं वो गूंगा ना हो। हिराल्ड थॉमस ने वो छोटा सा ब्रीफ केस खोल लिया और उसमें से चंद तस्वीर बाहर निकाल ली।
वो बड़े साइज में बनी हुई एक ही शख्स की तस्वीरें थी। थॉमस ने वो तस्वीर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, इस मरतबा जोसेफ की मौजूदगी के बायस उसने मुझे नाम से मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। ये यूसुफ अल ज़ायरी के फोटोग्राफ हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और उन फोटोग्राफ को बागौर देखने लगा। वो तमाम तस्वीर क्लोज अप थी और मुख्तलिफ जावियों से बनाई गई थी। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की कि यूसुफ अल ज़ायरी के चेहरे की हड्डियों की साख्त बड़ी हद तक मुझसे मिलती जुलती थी। मिस्टर हिराल्ड थॉमस ने बहुत सोच समझकर यूसुफ अल ज़ायरी का इंतखाब किया था। जोसेफ को मुझे यूसुफ अल ज़ायरी बनाते हुए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न थी। मुझसे वो फोटोग्राफ लेकर थॉमस ने जोसेफ को दे दिए और कहा, तुम इन तस्वीर को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दो, थोड़ी देर में ये शख्स यहाँ पहुँचने वाला है। जोसेफ ने छटांक भर की जबान को हरकत देने की बजाय 3 शेर के सर को इस बात में जुम्बश दी और वाकई अपने काम में मसरूफ हो गया। उसकी सदा ने इस यकीन को और भी पुख्ता कर दिया कि वो कुव्वत गोयाई से महरूम है। थोड़ी देर के बाद असली यूसुफ अल ज़ायरी भी इस अपार्टमेंट में पहुंच गया। वो अकेला ही आया था और इस बात ने मुझे चौंका दिया। हिराल्ड थॉमस मुझे बता चुका था वो अपनी गर्लफ्रेंड सूफिया के साथ आने वाला है। मैंने सवालिया नजर से थॉमस को देखा लेकिन किसी किस्म का कोई इस्तफसार ना किया। वो मेरे ज़हन की उलझन को फौरन समझ गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने तसल्ली अमेज़ अंदाज में गर्दन हिलाई और यूसुफ अल ज़ायरी से खुसर खुसर करने लगा। 5 मिनट के बाद थॉमस ने इंकशाफ अंगेज लहजे में मुझे बताया, सूफिया को यहाँ पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसी दौरान में जोसेफ तुम्हारे चेहरे पर काम मुकम्मल कर लेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस हवाले से बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। थॉमस ने मुझे और यूसुफ अल ज़ायरी को अलग कमरे में बुलाया और हमसे नहायत ही अहम उमूर पर गुफ्तगू की। उसने मुझे यूसुफ की आदातों, एतवार, नशिस्तों, बर्खास्त और दीगर रवैयों के बारे में तफसीलन बताया और आखिर में कहा, वहीदान, मैं तुम्हें यूसुफ के पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम इससे गपशप लगाओ और तुम्हारे ज़हन में अगर किसी भी किस्म का सवाल उभरे तो इससे ज़रूर पूछो। यूसुफ मेरा काबिल एतमाद दोस्त है, ये तुम्हें किसी भी हवाले से मायूस नहीं करेगा। मैं उसी वक्त लौटूंगा जब तुम्हारी यहाँ से रुखसती में चंद मिनट बाकी रह जाएंगे। ओके ओके, मैंने भी उसी के अंदाज में कहा, लेकिन मेरे ज़हन में बाज़ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम ही दे सकती हो। बाद में इतना वक्त नहीं मिल सकेगा। हाँ हाँ पूछो। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, मैं तुम्हारी तसल्ली करने के बाद ही रवाना होऊंगा। मैंने पूछा, क्या सूफिया को हकीकत हाल से आगाह कर दिया गया है? मैं तुम्हारे सवाल की तह तक पहुँच गया हूँ। थॉमस ने आइज़गी से सर को इस बाती जुम्बश थी। सूफिया और यूसुफ मेरे लिए इंतहाई काबिल भरोसा हैं, जैसे तुम चिंग फू के लिए। लिहाजा तुम्हें किसी भी हवाले से ज़हन को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। वो लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, सूफिया को इस सिलसिले में मैंने मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी है कि उसे एक डी यूसुफ अल ज़ायरी के हमरा लंदन से मिस्र और मिस्र से इसराइल तक कौन सा रोल प्ले करना है। वो बहुत ही मुतावन लड़की है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने किरदार को बड़ी खूबी से निभा लेगी। तुम्हारी इतला के लिए ये भी बता दूं कि सूफिया अच्छी उर्दू बोल और समझ भी लेती है। ओह, क्या वाकई? मैंने शिद्दत हैरत से पलकें झपकाई। वो बोला, हाँ वाकई, लेकिन यूसुफ अल ज़ायरी की हैसियत में तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो उर्दू ज़बान से ना वाकिफ़ है। हंजा वैली से ताल्लुक और पाकिस्तान के हवाले से सूफिया उर्दू का इस्तेमाल जानती है। लिहाजा जब भी तुम्हें सूफिया से उर्दू में बात करना हो तो ये ज़रूर देख लेना कि यूसुफ अल ज़ायरी का कोई जानने वाला आस पास ना हो। तो मेरा मतलब समझ रही हो ना? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम यूसुफ से तबादला ख्यालात करो, ये तुम्हें अपने और सूफिया के बारे में तफसीलन बता देगा। तबादला ख्यालात तो मैं करूँगा ही, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी तुमने यूसुफ के जानने वालों का जिक्र किया है, इस हवाले से मेरे ज़हन में एक अहम सवाल उभरा है। मैं लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ तो हिराल्ड थॉमस गहरी संजीदगी से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी सवालिया नज़र के जवाब में कहा, चिंगफू ने मुझे बताया था कि मिस्र पहुंचकर कायरा में मुझे यूसुफ के एक दोस्त अल सैयद मुबारक अल हुसैनी से मिलना होगा, जो किसी टूर ट्रैवल कंपनी में काम करता है। गालिबन मज़कूरा ट्रैवल कंपनी का नाम कांटैकी है। हाँ, उस कंपनी का नाम कांटैकी ही है। थॉमस ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, क्या अल सैयद मुबारक अल हुसैनी ये बात जानता है कि यूसुफ अल ज़ायरी के रूप में कोई और शख्स उससे मिलने आएगा? नहीं। थॉमस ने दो टूक अंदाज में अपने सर को नफी में जुम्बश थी। मुबारक अल हुसैनी से डील करते हुए तुम्हें पूरे एतमाद के साथ यूसुफ की कॉपी करना है और इस सिलसिले में यूसुफ तुम्हें ज़रूरी ब्रीफिंग देगा। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यूसुफ अल ज़ायरी ने कहा, थॉमस तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं वहीदान को तमाम ज़रूरी बातें समझा दूंगा। एक आखिरी सवाल, मैंने हाथ खड़ा करते हुए कहा। यूसुफ और थॉमस मुतअज्जब नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने थॉमस की जानिब देखते हुए पूछा, क्या ये जोसेफ कुव्वत गोयाई से महरूम है? थॉमस ज़ेर-ए-लब मुस्कुराने लगा, फिर बोला, जोसेफ एक सच्चा फनकार है। अभी जब वो तुम्हारे चेहरे पर काम करेगा तो तुम्हें उसके फन का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। और ये बात तो तुम्हें मालूम ही होगी कि एक ओरिजिनल आर्टिस्ट लाजमन मूडी होता है, वो खुद को फन का खुदा समझता है। यही मामला जोसेफ का भी है।
اکثر فنکار بد دماغ ہوتے ہیں اور یہ بد دماغی مختلف زاویوں سے جھلکتی رہتی ہے۔ ہر آرٹسٹ کا اپنا منفرد زاویہ ہوتا ہے۔ جوزف کا موڈ و مزاج اور بد دماغی چپ میں ڈھل گئی ہے۔ ایک مسلسل چپ بہت ہی کم لوگوں نے اسے بولتے ہوئے سنا ہوگا۔ وہ تھوڑا متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جوزف کچھ وقت تمہارے ساتھ بھی گزارے گا، ممکن ہے تم بھی ان خوش قسمت افراد کی فہرست میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے جوزف کی زبان کو زحمت فرماتے دیکھا ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی امید تو دکھائی نہیں دے رہی، میں نے سچے دل سے کہا۔ اس کے بعد ہیرالڈ تھامس مجھے یوسف الزائری کے حوالے کر کے اپنے اپارٹمنٹ سے رخصت ہو گیا۔ یوسف الزائری قد و قامت میں مجھ سے 8 پون انچ کم ہوگا، البتہ اس کا وزن مجھ سے کم از کم 15 پاؤنڈ زیادہ تھا۔ اس کا جسم قدرے مائل بفربے ہی تھا، لیکن یہ اتنا نمایاں فرق نہیں تھا کہ پہلی نظر میں آنکھ میں کھٹک جائے۔ اس کی عمر مجھ سے 8-10 سال زیادہ ہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ایسی ویسی خاص بات نہ تھی۔ ہم دونوں میک اپ ماسٹر جوزف کے پاس پہنچ گئے اور اس نے یوسف الزائری کی موجودگی میں مجھے یوسف الزائری بنانا شروع کر دیا۔ اس دوران میں اس کے ہاتھ مسلسل مصروف عمل رہے، مگر اس بندہ خدا نے منہ سے ایک لفظ ادا کرنے کو نہیں دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس نے منہ میں اچھی خاصی چیزیں بھر کر چپ سادھ لی ہو۔ بہت زیادہ پان کھانے والے کے ساتھ بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال پیش آتی ہے۔ ان کا منہ ہم وقت پان کے ملغوبے میں بھرا رہتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ دوسروں کے سوالات کے جواب میں بے خنگم ضرور کرتے رہتے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کی کاری محنت کے بعد جوزف نے مجھے یوسف الزائری بنا دیا۔ آنکھوں کا رنگ بیچ کرنے کے لیے کانٹیکٹ لینس استعمال کیے گئے اور میرے بالوں کے گھنگر ختم کر کے اسے نئے سٹائل سے روشناس کرایا گیا۔ اصلی یوسف الزائری کے بال سپائس سٹائل میں سیٹ تھے، میرے مختصر بالوں میں جیل لگا کر انہیں بھی مذکورہ سٹائل دے دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جوزف خاموشی سے اٹھا اور ہمیں ٹاٹا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں یوسف الزائری کے ساتھ سیٹنگ روم میں بیٹھ کر اہم امور پر گفتگو کرنے لگا۔ اس نے بڑی وضاحت سے مجھے بتایا کہ مصر قاہرہ میں یوسف الزائری کی حیثیت سے مجھے کن کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ اسی دوران میں اس کے لب و لہجے، انداز و اعتبار، چہرے کے اتار چڑھاؤ کا باغور جائزہ لینے کے بعد انہیں ذہن نشین کرتا چلا گیا۔ مجھے اس کے روپ میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا، اس لیے بھی گہرے مشاہدے کی ضرورت تھی۔ یوسف نے مجھے ہر حوالے سے مطمئن کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہیرالڈ تھامس لوٹ آیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے قبل از وقت اپنی آمد کی وضاحت کر دی۔ میں جس ضروری کام سے گیا تھا وہ کچھ جلدی ہی نمٹ گیا، اس لیے سوچا تم لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں۔ پھر وہ ہمارے اوپر سے اپارٹمنٹ میں نگاہ دوڑاتے ہوئے تشویشناک انداز میں مستفسر ہوا، صوفیہ دکھائی نہیں دے رہی، کیا وہ ابھی تک نہیں پہنچی؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ واقعی نہیں پہنچی اور ہم بھی بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں رہ گئی۔ وہ اپنی جیب میں سے سیل فون برآمد کرتے ہوئے بولا، میں اسے موبائل پر چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تھامس کا صوفیہ سے رابطہ ہو گیا۔ مختصر گفتگو کے بعد تھامس نے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ 10 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ ہم نے خصوصاً بین اطمینان کی سانس لی۔ صوفیہ کو میرے ساتھ لندن سے قاہرہ اور قاہرہ سے اسرائیل تک سفر کرنا تھا اور ہماری روانگی میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ یوسف نے کہا، مجھے ایک شرارت سوچ رہی ہے، اگر آپ دونوں میرا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو صوفیہ کو اس وقت بھی بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دراصل اس کے لیے ایک امتحان بھی ہوگا، کہو تمہارے ذہن میں ایسا کون سا آئیڈیا آیا ہے؟ تھامس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، اس وقت وجدان بھی یوسف بنا بیٹھا ہے۔ صوفیہ کے سامنے یہ سوال رکھا جائے گا کہ یعنی خام میں سے اصلی یوسف کون ہے؟ آئیڈیا اچھا اور خاصا تفریحی ہے، میں نے سرانے والے انداز میں کہا۔ اسی دوران میں ہمارے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی قائم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بات کو دراز کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے خیال میں وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گی یا ناکام؟ مجھے پورا یقین ہے مجھے تو وہ فوراً ہی شناخت کر لے گی، وہ پوری یقین لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، یوسف، میرے ذہن میں تمہارے آئیڈیا سے بھی کہیں اونچا آئیڈیا آیا ہے۔ اگر تم لوگ میرے آئیڈیا کو آزمانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو صوفیہ کے ساتھ ساتھ میری کارکردگی کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ آپ اسے ایک ٹیسٹ کیس سمجھ لیں۔ تمہارے ذہن میں ایسا کون سا اچھوتا آئیڈیا آیا ہے؟ یوسف نے مجھ سے پوچھا۔ ہیرالڈ تھامس بڑی دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اضطراری لہجے میں کہا، تم لوگوں کو جو کچھ بھی کرنا ہے فوراً کر ڈالو، صوفیہ کے یہاں پہنچنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ میں یوسف کی جانب متوجہ ہو گیا اور پوچھا، کیا صوفیہ جانتی ہے کہ تم نے یہ لباس پہن رکھا ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے پہراوے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہمیں ایک ساتھ آنا ضروری تھا، لیکن صوفیہ میرے ڈریس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس آنے سے پہلے اس کے اسکیجول میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ جب صوفی اس اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجائے گی تو میں اسے ریسیو کرنے کے لیے دروازے تک جاؤں گا۔
मैंने अपनी आइडिया की तफसील से उन्हें आगाह किया। मैं उसके सामने पहुंचकर यही जाहिर करूंगा कि मैं ही असली यूसुफ हूँ। हमारे पास इम्तिहान से गुजरने के लिए सिर्फ इतनी मोहलत होगी जब तक हम दाखिली दरवाजे से सिटिंग रूम तक पहुंचते। मुझे खुद को यूसुफ साबित करने के लिए अपनी अदाकाराना सलाहियतों को आजमाना होगा और सूफिया की जजमेंट का इम्तिहान हो जाएगा कि वो किस हद तक अपने बॉय फ्रेंड को पहचानती है। तुम बहुत उम्दा आइडिया लायो वहीदान, थॉमस ने कहा। मैंने भी ड्रेस के फर्क ही से तुम दोनों को अलग अलग शिनाख्त किया है, वरना जोसेफ बड़े कमाल का बेकअप करके गया है। मैंने जले कटे अंदाज में कहा, जोसेफ बड़े कमाल का चुप शाह है। वाकई। थॉमस ने यूसुफ ज़ाहिरी से पूछा, क्यों यूसुफ, क्या तुम इस आइडिया पर अमल करने को तैयार हो? वो तो अमल करते हुए बोला, वहीदान का आइडिया तो बिलाशुबा नहायत ही उम्दा है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल खराबी मौजूद है। मसलन कौन सी खराबी? मैंने इसरारी लहजे में दरियाफ्त किया। उसने बताया, इस इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट तवादन में नहीं है। तवादन में नहीं है? क्या मतलब? मैंने हैरत से उसे देखा। वो बोला, सूफिया नहीं जानती, या यूं समझ लें उसे ये बात नहीं बताई गई कि अपार्टमेंट में कदम रखते ही उसे एक आजमाइश से दो चार होना है, जबकि वहीदान को इम्तिहान वाली बात पहले से मालूम है। ज्यादा तवादन बराबर नहीं। कामयाबी के हवाले से वहीदान का पलड़ा पहले से झुका हुआ है। तुमने जहानत से मामूर नुक्ता उठाया है। मैंने सताइशी नजर से यूसुफ ज़ाहिरी को देखा। मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। वाकई ये मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। तो इसका मतलब है अब ये टेस्ट नहीं हो रहा? थॉमस ने हम दोनों से पूछा। टेस्ट तो जरूर होगा, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में। मैंने कहा, मुख्तलिफ अंदाज की वजाहत तुम किन अल्फाज में करोगे? थॉमस ने कहा। मैंने वजाहत कर दी। सूफिया के आने पर दरवाजा खोलने मैं ही जाऊंगा और उसके सामने खुद को यूसुफ ज़ाहिरी की हैसियत से पेश करूंगा। वो मुझे पहचान पाती है या नहीं, मगर मैं ये देखने की कोशिश जरूर करूंगा कि अपनी अदाकारी में किस हद तक कामयाब हूँ। उन दोनों ने बैक जबान होकर कहा, हाँ ये ठीक है। उसी वक्त इतलाई घंटी बज उठी। मैंने सवालिया नजर से थॉमस और यूसुफ ज़ाहिरी की तरफ देखा। थॉमस ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, वहीदान, लगता है तुम्हारी आजमाइश का वक्त आ गया है। उठो और जाकर सूफिया के लिए दरवाजा खोल दो। मैं खामोशी से उठा और पूरे एतमाद कदमों से अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे की समत बढ़ गया। इसी दौरान में डोरबेल दूसरी मर्तबा किसी की आमद की इतला दे चुकी थी। इन लम्हात में हम तीनों अपार्टमेंट में बैठे सूफिया की आमद के मुंतजिर थे। लिहाजा 99% इम्कान इसी बात का था कि दरवाजा खुलने पर सूफिया ही से निगाहें चार होंगी। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। मेरी निगाह जिस चेहरे पर पड़ी उसे देखकर मैं चौंक उठा। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा, लेकिन मेरे चेहरे के तासरात से अपनी अंदरूनी कैफियत को आश्कार नहीं होने दिया और बेईन यूसुफ ज़ाहिरी के अंदाज में अपनी गर्ल फ्रेंड को वेलकम कहा। वो बड़े वाले हन्ना अंदाज में ज़ेरे लब मुस्कुराई और कमान में से निकले तीर के मानिंद आकर मेरे सीने से लग गई। मैंने उसके हकम में हाथ बढ़ाकर बैरूनी दरवाजा बंद कर दिया। फिर प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों हाथों से उसे थाम लिया। मगरबी रवायात के तहत हमने एक भरपूर मुआनका किया। फिर वो मुझसे अलग होते हुए बोली, क्या मिस्टर थॉमस अपार्टमेंट में मौजूद हैं? सब मौजूद हैं। मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। वो इस अफसारिया नजर से मेरे चेहरे को तकते हुए बोली, सब यानी वो भी? मैंने इस नाजुक मौके पर हादर दिमागी का मुजाहरा किया और कहा, हाँ सीटिंग रूम में हिराल्ड थॉमस वहीदान के साथ ही बैठा है, बस हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने बारे में उसका इशारा समझ लिया था। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर को इस बाती जुम्बश दी और कदरे मादरत खुआना लहजे में बोली, सॉरी मैं यहाँ पहुंचने में काफी लेट हो गई हूँ। उसकी मादरत से खाना पूरी झलकती थी। बात खत्म करते ही वो सीटिंग रूम की समत कदम उठाने लगी। मैं दिल में मुस्कुरा उठा, उसके पीछे खामोशी से चल दिया। मैं गोया इस कड़े इम्तिहान के पहले पर्चे में पूरी तरह कामयाब हो गया था। सूफिया पर निगाह पड़ती मुझे शदीद हैरत इसलिए हुई थी कि यहाँ भी थॉमस ने इंतखाब में अपनी जानत का भरपूर सबूत मुहैया किया था। वो बनी बनाई साहिल थी। मेरे चौंकने का सबब ये था कि मैं उसे देखते ये समझा कि वो साहिल की बहन है। बिलामुबाल का सूफिया और साहिल में मुख्तलिफ हवालों से गहरी ममासलत पाई जाती थी। कदोकामत, रंगो रूप, वजन, उम्र, जिस्मानी साख्त वगैरह के हवाले से वो दोनों बहुत करीब थी। अगर थोड़ा बहुत फर्क था तो वो नक्शो निगार का था। इस जाविये से सूफिया लगभग 80% साहिल से मिलती जुलती थी। इस 20% तफावत को मेकअप के जरिए बिठाकर सूफिया को साहिल या साहिल को सूफिया बनाया जा सकता था। सूफिया के खदो खाल चौंके तिब्ती लोगों से बहुत मुमासिल थे, लिहाजा मुझे मेकअप में ज्यादा मेहनत ना करना पड़ती। मैं थोड़ी सी कोशिश करके बासानी साहिल को सूफिया का लुक दे सकता था। कायरे से तल अबीब जाते हुए सूफिया मेरी खम नशी होती, लेकिन जब तल अबीब से यरूशलेम और यरूशलेम से वापस कायरा आता तो सूफिया के रूप में साहिल मेरे साथ होती। साहिल की हमराई के तसव्वुर ने मेरे रगो पै में खुशगवार और निशात अंगेज सनसनी तोड़ा दी। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा साहिल की खुशबू से महक उठा। वो एक ऐसा गुले बहार थी जो मौसम खज़ां में भी तरो ताज़ा और शगुफ्ता रहता है। दाखिली दरवाजे से सीटिंग रूम अगरचे दिखाई नहीं देता था,
تاہم وہاں تک برائے نام فاصلہ تھا، لہذا ہم آگے پیچھے سیٹنگ روم میں پہنچے جہاں اصلی یوسف الظاہری ہیرالڈ تھامس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحات پیشتر میں صوفیہ کو بتا چکا تھا کہ سیٹنگ روم میں میں یعنی وحیدان تھامس کے ساتھ موجود ہے، لہذا اس کا ٹھٹکنا لازمی بات تھی۔ وہ استجابیہ نظر سے باری باری تھامس اور اصلی یوسف الظاہری کو دیکھنے لگی، پھر اس سے قبل کہ اس کا استعجاب الفاظ کی شکل اختیار کر کے اس کی زبان سے پھسل جاتا، میں نے باواز بلند اردو میں کہا، صوفیہ تم نگلی یوسف الظاہری سے تم مل چکی ہو، اب اصلی سے بھی الیک سلیک کر لو۔ بات ختم کرتے ہی میں نے تھامس کے ساتھ بیٹھے ہوئے یوسف الظاہری کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی، میرے الفاظ نے گویا اس کی سماعت میں ایک خوفناک دھماکہ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور چہرے پر زلزلے جیسے تاثرات نمودار ہو گئے، وہ ہکا بکا مجھے دیکھتی چلی گئی۔ وہ چند لمحات قبل مجھے اپنا بوائے فرینڈ یوسف ظاہر سمجھ کر بڑے جذباتی انداز میں بغل گیر ہوئی تھی، اور وہ نرم و گرم تمام تر تقاضے نبھائے تھے جن کی خواہش اور ضروریات وہ اپنے اندر یوسف الظاہری کے حوالے سے رکھتی تھی۔ لیکن اب اچانک اس پر آشکار ہو رہا تھا اس نے یوسف الظاہری کے روپ میں کسی اسٹرینجرز کو گرم جوش ریسیپشن دیا تھا۔ میری زبان سے اردو کے الفاظ سن کر وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ اسے یوسف الظاہری کے حوالے سے دھوکا ہوا ہے۔ اس کا دھوکا کھا جانا میری کامیابی کا ثبوت تھا، لہذا میں نے صوفیہ کو حیران و الجھن زدہ چھوڑ کر یوسف الظاہری سے کہا، یوسف تمہاری فرینڈ صوفیہ کے سامنے تو میری اداکاری بڑی بھرپور کامیاب رہی، مجھے یقین ہے دوسری جگہوں پر بھی میں مار نہیں کھاؤں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے فخریہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تو یوسف الظاہری نے سوالیہ نظر سے صوفیہ کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم واقعی وحیدان کو نہیں پہچان پائی؟ اوہ مائی گاڈ! اس نے شدت سے غزالی آنکھیں پھیلائیں، پھر قدرے کھسیاٹ ہمیز لہجے میں بولی، میں وحیدان کو دیکھ کر یہی سمجھی کہ تم ہو۔ اس کا اشارہ یوسف الظاہری کی طرف تھا، اس لیے صوفیہ نے جیم سے مشابہ تامل کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑا تو یوسف الظاہری اس کی انگہی تک پہنچتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے بولا، اٹ ڈز ناٹ میٹر، وحیدان ہمارے لیے مشترکہ دوست کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، تم اسے اردو زبان میں بھی گپ شپ لگا سکتی ہو، اوکے؟ صوفیہ نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ جواب میں بھی مسکرا اٹھا۔ یوسف الظاہری سے میں تفصیلی ملاقات کر چکا تھا، اس نے اور ہیرالڈ تھامس نے مجھے تمام اہم امور کے بارے میں بڑی باریک بینی سے سمجھا دیا تھا۔ صوفیہ کی آمد پر مجھے اس سے میٹنگ کا موقع فراہم کیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ صوفیہ بے شک اردو سمجھ اور بول لیتی تھی، تاہم اس کا لب و لہجہ گلگت اور چترال کے لوگوں جیسا تھا، لہذا وقت کی کمی کے باعث آسانی کی خاطر ہم نے انگلش ہی کو وسیلہ اظہار بنایا، کیونکہ اردو بولتے ہوئے بعض الفاظ اس کے پلے نہ پڑتے اور وہ سوری بول کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگتی۔ اس طرح جب وہ اردو کے کسی جملے میں خنزہ ویلی کے ٹھیٹ الفاظ شامل کر دیتی تو میں اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملی جلی گفتگو میں ہم دونوں نے اس حد تک ایک دوسرے کو سمجھ لیا، اس سنسنی خیز ڈرامے میں ہمارا ایک ساتھ جتنا رول تھا، ہیرالڈ تھامس نے اسے یہ کردار اچھی خاصی محنت سے ازبر کرا رکھا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مشن میں صوفیہ بڑے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ وہ خاصی الرٹ اور ولولہ انگیز لڑکی تھی، اس یقین نے مجھے یکسر مطمئن کر دیا کہ صوفیہ اچھی ساتھی ثابت ہوگی۔